हेलो साथियों, हाजिर है फिर एक नई वीडियो लेकर। आज हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ेंगे। हम लोग पाठ का नाम समझते हैं। क्या कह रहा है? दो चर वाले रैखिक। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए क्या चर क्या होता है, साथ ही पता होना चाहिए अचर क्या होता है। मतलब ऐसा वेरिएबल या फिर ऐसा क्या बोला जाता है, पार्टिकल बोल सकते हैं। ऐसा फंक्शन लेंगे जिसका क्या हो, मान क्या हो, बदलता रहे। जैसे कभी कभी किसी इक्वेशन में, किसी समीकरण में रखने पर कोई मान है, फिर किसी और में रखने पर कोई और मान है। तो हम लोग क्या कह सकते, ऐसा पार्टिकल या ऐसा कण जिसका मान क्या हो, जिसका मान क्या क्या लिखना, बदलता रहे तो उसे कहा कहते चर। एग्जाम्पल ग्रुप में देख सकते हैं, जैसे एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, etc। और अचर ऐसी संख्या, ऐसा नंबर जिसका मान कभी नहीं बदलता। एग्जाम्पल में देख सकते हैं आप, जैसे देख, मान लो यहाँ पे क्या है, 3 है। 3 को आप पृथ्वी में रखेंगे तब भी 3 रहेगा, आप भारत में रखेंगे तब भी 3 रहेगा, कहीं किसी और देश में रखेंगे तब भी 3 का, तो यहाँ पे क्या है, बदलेगा नहीं। ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे दो चर कह रहा है ना, तो दो चर हम लोग को यहाँ पढ़ना है, एक्स और वाई के बारे में ज़्यादा अध्ययन करना है और वाई के बारे में पढ़ना है। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे, इसमें जो है हमारा रैखिक भी कह रहा है ना, ये देखो रैखिक कह रहा है, ये रैखिक। तो रैखिक का हम लोगों ने क्या समझा था, ए एक्स प्लस बी बराबर 0। वहाँ पर क्या पढ़ा था हम लोगों ने, ये क्या है, एक चर वाला है। हम लोग इसे देखें तो क्या है, इसमें एक ही चर है, एक्स भर है। हम लोग इसे क्या कहते हैं, एक चर वाला रैखिक समीकरण कह देंगे। ठीक है। अगर इसी में अगर एक चर और आ जाए, जैसे कहते हैं एक वाई, ए एक्स प्लस बी वाई बराबर 0, तो मतलब इसमें क्या है कि एक चर ये है, एक चर ये है, तो हम इसे क्या कह सकते हैं कि दो चर वाला, एक ये दो चर वाला क्या है, ये रैखिक समीकरण है। ठीक है ना। अब हमारे पास दिए कुछ इस प्रकार, देखिए ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। जैसे क्या है, इसमें क्या है, ये चर है, ये चर है, और ये सी क्या है, अपना सी अपना अचर है। तो ये क्या बने, दो चर वाला रैखिक समीकरण। अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे, हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, हम लोग कंडीशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, कंडीशन। कंडीशन में हम लोग पढ़ेंगे कि मान लो आपके पास कोई दो समीकरण दिए, क्या दिए, कोई दो समीकरण दिए हैं। जैसे दिए है कि पहला समीकरण दिए है कि a1 एक्स प्लस b1 वाई प्लस c1 इक्वल 0। ये a2 एक्स प्लस b2 वाई प्लस c2 इक्वल 0 दिए। हम लोग को इसमें से क्या याद करना है कि मान लो कभी आपको इस तरह कंडीशन मिलेगी कि a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल है b1 अपॉन b2 के, तो ये कंडीशन किस चीज़ को दर्शा रही है, तो ये कंडीशन दिखा रही है कि हमारी जो रेखाएं हैं क्या कर रही हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो क्या कर रही हैं, वो एक दूसरे को छेद कर रही हैं, मतलब एक दूसरे क्या कर रही हैं, काट रही हैं। मान लो इस बिंदु पे काटी, एक ये रेखा है और एक ये दूसरी रेखा, तो एक दूसरे को काट रही हैं। तो जब काटी, मिली ना एक दूसरे, तो हम लोग इसे कह सकते हैं कैसी रेखाएं, संगत रेखाएं। ठीक। अब बात करेंगे इसके कि इसका हल क्या होगा। तो देखो एक ही जगह पे काटे हैं ना, तो एक ही जगह पे काटे तो एक ही, जो चीज़ एक ही हो उसे क्या बोल देते, अद्वितीय बोल देते हैं। तो इसके हल कैसे होंगे, अद्वितीय हल होंगे। ये हम लोग कह सकते एक ही हल होगा, क्योंकि एक ही जगह पे दोनों मिली है ना, तो क्या कहते एक ही हल होंगे। तो अद्वितीय हल लिखा हो सकता है, या फिर एक ही हल कहीं कहीं लिखा होता है, एक ही हल, दोनों का मतलब एक ही। फिर इसके बाद आपके यहाँ आपको मिल सकता है कि a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 के बराबर है c1 अपॉन c2। एक चीज़ विशेष ध्यान, ये जो a1 एक्स प्लस b1 वाई प्लस c1 बराबर 0, ये इसी तरह सेम इसी तरह की कंडीशन में होना चाहिए। यदि सी यहाँ पर है तो इसे बराबर के इक्वल, जो 0 के बराबर में करना जरूरी है, नहीं तो हमारा सवाल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा।
तो ये क्या कह रहा है कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 दिए। तो यहाँ पर क्या है कि देखो ये क्या है, सभी बराबर है। तो सभी बराबर मतलब क्या है, ये एक दूसरे के समपाती होंगे ना, समपाती। देखिए समपाती की हम रेखा बना रहे हैं। समपाती क्या होता है, समपाती, समपाती का मतलब जो एक ही रेखा में, देखो जैसे ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, तो ये क्या है, समपाती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो समपाती है ना, तो मतलब ये क्या है कि ये कैसा है, तो ये क्या है, संगत है। तो इसके हल कितने होंगे, तो इसके क्या है, अनेक हल होंगे। कैसे होंगे, तो अनेक हल होंगे। ठीक, संपाती हो गया, संगत है, और ये क्या है, अनेक हल होंगे। अब इसके बाद एक तीसरी कंडीशन है, तीसरी कंडीशन कुछ इस प्रकार है, A1 = A2 बराबर B1 B2 बराबर नहीं है C1/C2। तो ये किस चीज़ को दर्शाती है, ये दर्शाती है समांतर रेखा को, समांतर रेखा को। समांतर रेखा एक दूसरे को टच नहीं करती हैं तो कैसी हो जाती हैं, वो असंगत, असंगत। और इनका क्या होता है, असंगत। ये ऐसी रेखाएं होती हैं इस तरह से, इन दोनों के बीच का जो अंतर क्या रहता है, समान रहता है, तो बोलते हैं समांतर बोल देते। लेकिन कोई हल नहीं होता इनका। क्या होता है, जब कोई एक दूसरे मिले तो कोई हल नहीं। ठीक है, इसका क्या होता है, कोई हल नहीं होता। अब हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे जो समीकरण हल करना पड़ेंगे, दो समीकरणों को कैसे हल किया जाता है। पहले विधि का नाम है अपना, क्या नाम है, तीन विधियाँ। तो प्रतिस्थापन विधि हम लोग क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से हम लोग समीकरणों को पहले हल करेंगे। हमारे पास समीकरण दिए है 2x + 3y + 5 = 0 दिए है। फिर दूसरा दिए है कि 3x + y + 7 = 0 दिए। अगर आपको इस तरह नहीं दिए तो कुछ इस प्रकार दिए होगा, जैसे दिए 2x + 3y बराबर -5 दिए, 3x + y बराबर में आपको -7 दिए। मान लेंगे पहला समीकरण, इसे मान लेंगे दूसरा समीकरण। हम लोग यहाँ से पहले समीकरण या दूसरे समीकरण से हम लोग एक तीसरा समीकरण निकालें। हम लोग ले रहे हैं समीकरण 2 से। आप समीकरण 1 से भी ले सकते हैं, समीकरण 2 से जो हमें आसान लगे वही उसी से करना है। ठीक है, तो हम लोग पहले सबसे पहले समीकरण 2 ले लिया। ठीक है, ये कौन समीकरण अपना, दूसरा समीकरण। हम लोग यहाँ से y का मान निकालें, आप किसी का भी निकाल दें, x का निकाल ले, y का निकाल लें पहले, जो आपको सुविधाजनक लगे। हमें y का सुविधाजनक लग रहा है, हम y का निकाल लें। तो y बराबर हो जाएगा, हम लोग इसका पक्षांतर कर दें, तो पहले क्या -7 लिखा, प्लस का था, बराबर को साइड जाएगा तो किस चीज़ का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ये आया। अब हमारे पास क्या है, एक नया समीकरण मिलकर तैयार हो गया। क्या मिला हमें, तीसरा समीकरण। अब इस समीकरण का मान हमें ये दूसरे से निकाला है ना, तो जिससे निकाला उसके विपरीत, तो क्या बचा, पहला बचा, तो उसी में रखना है। तो हम ले लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो क्या लिखा है यहाँ पे, 2x + 3y -5, ये है ना हमारा पहला समीकरण। अब इस पे y की जगह पे हमें क्या करना, मान रखना है। 2x + 3, y का मान क्या है अपना, -7 -3x इक्वल में क्या दिया, -5। 2x -21 -9x बराबर में क्या दिया, -5। अब इन दोनों x से x घटेगा तो कितना हो जाएगा, -7x, और इसका हम लोग कर देंगे पक्षांतर, तो -5 और इस साइड आएगा तो प्लस का हो जाएगा। अब यहाँ देखिए -7x है, और इसमें से जब जाएगा तो क्या बचेगा, 16। किसका बचेगा, प्लस का। तो x बराबर हो जाएगा 16 बटे में कितना है, 7, तो -16/7 हमारा x का मान आ जाएगा। हम लोग क्या करेंगे कि x का हमारा मान आया है, समीकरण किस में रखेंगे, तो हम लोग 3 में रख देंगे। ठीक है, समीकरण तीसरा हमारा क्या था, यहाँ पर हल किए दे रहे हैं। तो y बराबर था हमारे पास -7 -3, x की वैल्यू आई थी हमारे पास -16/7। तो y बराबर आया अपना -7, माइनस का गुणा जब माइनस होता है प्लस हो जाता है,
3 का गुणा 16 से होगा तो क्या होगा 48 हो जाएगा। 7 आ गया, क्या बन जाएगा यहाँ पे भिन्न बनेगी माइनस का 49 प्लस 48 बन जाएगा, अपॉन में 7 आ जाएगा। तो वाई इक्वल आएगा माइनस का 1/7। हमारे पास एक्स का भी मान निकल आया। एक्स का मान कितना है तो माइनस का 16/7, और यहाँ से हमारा वाई का मान भी निकला। ठीक, ये हुई हमारी प्रतिस्थापन विधि। देखिए, नाम से स्पष्ट है विलोप करना। दो चर में से हमें किसी एक का क्या करना, विलोप करना। मान लो हमारे पास दिए x प्लस वाई बराबर 6 दिए है, और दूसरा समीकरण दिए है 2x प्लस वाई बराबर में क्या दिए हमारे पास 4 दिए, दूसरा समीकरण दिए। अब यहाँ देखिए, हम या तो x को विलोप कर दे या तो y को विलोप कर दे। विलोप का मतलब क्या होता है यहाँ पे, गायब, मतलब गायब कर दे किसी को। तो हम लोग कैसे गायब करें, तो इसलिए या तो हम दोनों को जोड़ दे, जोड़ने पे बनेगा कुछ, जोड़ने पे नहीं बन रहा, घटाने पे, हाँ घटाने पे इसको घटाएंगे तो x बचेगा, इसको घटाएंगे तो हाँ बन सकता। हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, घटाने पर, क्या लिखेंगे, घटाने पर। तो जब घटाने पे तो जो दूसरा समीकरण होता है उससे क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, जो नीचे होता है इसका साइन चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव है तो इसका नेगेटिव हो जाएगा, इसका पॉजिटिव है तो नेगेटिव, या नेगेटिव होता है तो पॉजिटिव हो जाता है। अब ये वाले वर्क करेंगे। ठीक, तो अब एक्स और ये क्या है, माइनस का 2x, तो एक्स में से माइनस का 2x जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस का x बचेगा। ये क्या है, वाई है प्लस का, और ये माइनस का वाई, तो मतलब प्लस का है। देखो मैं इसे थोड़ा सा दिखा दे रहा हूँ कैसे लिखेंगे। एक्स देखो हुआ कैसे, ये इस प्रकार से हुआ, कुछ इस तरह हुआ। अब देखो यहाँ से क्या बचेगा, माइनस का x बचेगा, ये y से y कैंसिल हो जाएगा, 6 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो x बराबर क्या बचेगा, माइनस का 2 बचेगा। ठीक, अब क्या करेंगे हम लोग, x का मान या तो समीकरण 1 में रख दें तो 2 में रख दें। हम लोग करें x बराबर माइनस का 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है अपना, x प्लस वाई बराबर 6 दी है, x की जगह पे क्या रखना, माइनस का 2, तो y बराबर हो जाएगा 6। ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा अपने पास 8। ठीक है, तो हम लोग यहाँ जब फाइनल लिखेंगे तो फाइनल कैसे, x बराबर अपने पास माइनस का 2, y बराबर है अपने पास। ठीक है, अब हम लोगों को, अब आपके सिलेबस में नहीं लेकिन हम बता दे रहे हैं क्या है, वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि, इसमें क्या होता है, अच्छा वज्र गुणन विधि में क्या होता है कि जो आपको ये दिए ना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, इस तरह बनाने पड़ेंगे पहले। a2x प्लस b2y प्लस c2 क्या दिए है, 0। अब यहाँ पर आपको दिए क्या दिए है, इसका फार्मूला होता क्या होता है, फार्मूला सूत्र, तो x अपॉन क्या होता है, b1c2 माइनस b2c1, ठीक है, बराबर y बराबर होता है c1a2 माइनस c2a1 बराबर होता है a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक, ये फार्मूला होता है। इसी के बेस पे क्या करते हैं, एक सवाल लगा दे रहे हैं। देखिए आपके पास सवाल दिए है कि 2x प्लस 3y प्लस का 9 इक्वल में दिए 0, फिर दिए है आपके पास 3x प्लस 5y प्लस का 4 इक्वल दिए 0। पहला समीकरण हो गया, दूसरा समीकरण। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से सभी के मान निकालेंगे, इसकी तुलना करेंगे तो a1 बराबर 2 आ जाएगा, b1 बराबर 3 आ जाएगा, c1 बराबर 9 आ जाएगा, a2 बराबर 3 आ जाएगा, b2 बराबर 5 आ जाएगा, c2 बराबर 4 आ जाएगा। हम लोग यहाँ सूत्र से लिखेंगे, x बटे क्या होता है, b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर y बराबर c1 a2 माइनस c2 a1, 1 b2 माइनस a2 b1। तो b1 का मान क्या है, b1 का मान है अपने पास 3, और c2 का मान क्या है अपने पास 4, माइनस b2 का मान कितना है 5, c1 का मान है अपने पास 9, बराबर y अपॉन c1 का मान कितना है 9, और a2 का मान कितना है आपके पास 3, माइनस c2 का मान कितना है 4, और a1 का मान कितना है 2, बराबर a1 का मान कितना है आपके पास, तो 2, b2 का मान कितना है आपके पास 5, a2 का मान कितना है 3, और b1 का मान कितना है 3।
तो 4 3 12 बनाओ, यहाँ से 9 बना 45 बना 4 9 4 5 वाई अपन 9 27 बनाओ, 4 दुनाई 8 बना 5 दुनाई 10 बना, 10 में से 9 गया, 1 बचेगा यहाँ। एक्स बराबर यहाँ से जब घटाएंगे तो 33 बचेगा माइनस 33 बारह 45 हो जाएगा। वाई बराबर यहाँ 27 में से 8 जाएगा, 27 में से 8 न घटा पाओगे तो क्या कर पाओगे, 10 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब हम लोग इन दोनों को एक साथ ले लेंगे। तो एक्स के लिए यहाँ पे लिखे रहे हैं, एक्स के लिए तो एक्स अपॉन माइनस का 33 अपॉन 1, तो अब यहाँ से हमारे जो एक्स का मान आएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस का 33 आ जाएगा। फिर क्या है, वाई के लिए तो वाई बटे 19 इक्वल में क्या है, तो वाई बराबर क्या आ जाएगा आपका 19। यहाँ से हमारे एक्स बराबर माइनस का 33 आ गया और वाई बराबर क्या आ गया, 19 आ गया। इतने क्या आ गए। अब आपको थोड़ा सा और बता दें, क्या बताना है कि आपको जो थ्योरी वाला जो क्वेश्चन है, जो सैद्धांतिक रूप से है, उसे आपको समझना पड़ेगा, ठीक है, और समझ के उसे अप्लाई करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे हम थोड़ा समझ रहे हैं कि संख्या क्या होती है, संख्या, ठीक है। आपने नंबर पढ़े हैं, नंबर मतलब संख्या, क्या कहते हैं, संख्या। तो देखिए पहले क्या होता है, अंक होता है। स्टार्टिंग हम लोग हमारी गिनती जो होती है वो 1 से होती है, लेकिन अगर पूर्ण संख्या की बात करें तो वहाँ 0 भी आ जाता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये क्या है, ये सब क्या है, इकाई वाले अंक ना। ये क्या है, कैसे अंक है ये, तो ये अंक है इकाई के। फिर यहाँ से आपका जैसे ही 2 अंकों का स्टार्ट हुआ तो दहाई की सबसे छोटी संख्या आ जाती है, ठीक है, ये दहाई स्टार्ट हो जाती है यहाँ। तो मतलब हमारे कहने का मतलब कि जैसे आपको कहीं संख्या का सवाल मिलेगा, संख्या का सवाल मिलेगा, तो जैसे हमें कोई संख्या का सवाल, तो हमने माना इकाई का अंक क्या है, इकाई का अंक, माना कि इकाई का अंक हमारे पास क्या है कि x है, तथा दहाई का जो अंक है, दहाई का अंक तो क्या मान लिया y। अब जो हमारी संख्या बनेगी, क्या बनेगी, संख्या बनेगी, ठीक है। तो हमारी जो संख्या बनेगी तो क्या बन जाएगी, तो हम देखो जैसे ही लिखा हम लोगों ने, क्या लिखा, जैसे मान लो 33 लिखा, ठीक है, ये इकाई का अंक है और ये क्या है अपने पास दहाई का अंक। जैसे हम लोग 13 देख रहे हैं, 33 छोड़े, ठीक है, अपने पास इकाई का अंक। तो मतलब यहाँ पे क्या है, दहाई स्टार्ट, ये मिलकर कैसे बना होगा, 10 + 3 से मिलकर बना होगा, है ना, मतलब इकाई का अंक फिर यहाँ से दहाई का अंक। तो मतलब संख्या जब बनती है अपनी तो क्या होती है कि दहाई, और ये 10 है तो इसके साथ में क्या आ गया, दहाई का अंक आ गया प्लस, और फिर क्या आएगा अपना इकाई का। ये क्या है, बहुत ज़रूरी है। तो संख्या हमारी क्या बन गई, जो अपना दहाई का अंक है उसमें 10 का गुणा हुआ और फिर जोड़ हो गया किस चीज़ का, जो हमारा इकाई का अंक है। इस प्रकार से हमारी क्या है, संख्या है। आपको इसमें कुछ सवाल मिलेंगे, तो इसमें क्या कह रहा होगा कि पूछ रहा होगा कि हर, अंश बटे हर, अंश बटे हर के रूप में। तो जो हमारे भिन्न होता है, भिन्न जो होती है किस रूप में होती है, अंश बटे हर के रूप में होती है, ठीक है। जब भी आपसे कोई भिन्न पूछे तो आपको हमेशा मानना है, क्या मान के चलना है कि अंश मानेंगे, अंश को मान लीजिए, आप मान रहे हैं एक्स, तथा हर को आप मानिए, हर को आप वाई मान लीजिए, ठीक है, इस प्रकार से। और इसमें कुछ है नहीं, पूरा चैप्टर कंप्लीट करा दिया, ठीक है, धन्यवाद।